गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भारत धिंगरा आज आपके लिए लेके आया हूँ आपकी एनसीईआरटी की 9th क्लास का चैप्टर साइंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वर्ड आया आपके सामने, वर्ड आया कौन सा? एटम। पहले तो समझ में आना चाहिए हमें ये एटम क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो पहले ये पता होना चाहिए कि एटम है क्या। हम 7th क्लास की बुक में ही पढ़ लेते हैं। एटम जो है इसे हमारे इंडियन कल्चर में नाम दिया गया था पहली बार परमाणु। तो परमाणु नाम इसे पहली बार दिया था हमारे जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट, इंडियन जो फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर्स ने इसको पहली बार एटम को परमाणु कहा था। परमाणु था क्या? कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए आपके पास कोई पेपर का एक पीस है, आप उसे डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा आप 1 से 2 पीसेस कीजिए, आपने कर दिए। मैंने कहा 2 से 4 कीजिए, आपने कर दिए। मैंने कहा 4 से 8 कीजिए, आपने कर दिए। मैंने कहा 8 से 16 कीजिए, आपने कर दिए। मैंने कहा 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 ऑनवर्ड्स आप इसके पीसेस करते रहिए। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब इतने छोटे पीसेस आप इसके कर लेंगे कि मैं अब आपको कहूंगा कि अब इसके और पीस कीजिए, तो आप पेपर का और पीस नहीं कर पाएंगे। यानी वो उस पेपर पीस का आपका क्या था, इस पेपर का स्मॉलेस्ट पीस आ गया था जिसको अब आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। यानी उस स्मॉलेस्ट पीस जो आपने गेन किया, पार्टिकल आपने गेन किया, उन्हीं को अगर वापस से ऐड कर दे तो आपका पेपर बन जाएगा। मीन्स एटम वास्तव में है क्या? एटम रियल में है क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस which cannot be divided further is known as atom. In our Indian philosophers views, it is known as परमाणु। परमाणु भी इसे कहते हैं। तो देखिए जो एटम वर्ड था ये रियल में एक लैटिन वर्ड से लिया गया, और वो लैटिन वर्ड था एटोमियो। And atomio means indivisible. Indivisible means which can't be divided further. Means atoms are the smallest particle of any matter which cannot be divided further. तो एटम वर्ड एटोमियो से आया, किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आप उसी को आप क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ऐसा शुरू में साइंटिस्ट ने एटम को डिफाइन करते हुए कहा। और एटम की ये जो डेफिनेशन थी, एटम की इस डेफिनेशन को लेके आए कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एटम को डिफाइन किया था। इन जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी भी दी थी जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी के कारण और एटम को डिफाइन करने के कारण इन जॉन डाल्टन को नोबेल प्राइज भी मिला था। और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इनको ऑनर के रूप में एक वर्ड इनके नाम से पहले जोड़ा गया, सर। ऑनर है वहां का, ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश ऑनर था सर, तो इनका नाम हुआ सर जॉन डाल्टन। तो उस वक्त सर डाल्टन ने जो कहा, उस डाल्टन की डेफिनेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सर जॉन डाल्टन, atoms are smallest particle of a matter
which cannot be divided further. According Sir John Dalton, atoms are smallest particle of a matter which cannot be divided further. यह जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई. हमें जॉन डाल्टन का ये नाम जोड़ना चाहिए अगर हम ये डेफिनेशन लिखते हैं. क्यों? उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं आया था. बाद में जब माइक्रोस्कोप आया तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि एटम्स कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, जिनसे मिलकर के एटम बना होता है. मींस इस एटम को भी फर्दर डिवाइड अभी किया जा सकता है. लेकिन बाय द टाइम जब तक सर जॉन डाल्टन थे, माइक्रोस्कोप नहीं आया था, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी कि कोई एटम को भी डिवाइड कर सके. इसलिए हम जो बात कह रहे हैं उसको डाल्टन के नाम से कह रहे हैं. कोई चीज आपको पढ़ाई जाती है और आपसे कोई दूसरा पूछता है, आप उसे बताते हैं, बताने के बाद वो कहता है ये गलत है, तो हमारे सर ने यही पढ़ाया था. तो ठीक वैसे ही आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, आप लिखिए, लेकिन कब? जब आप उनका नाम लें जिन्होंने आपको ये डेफिनेशन दी. और वो कौन थे? सर जॉन डाल्टन. इसलिए मैंने कहा अकॉर्डिंग टू सर जॉन डाल्टन, atoms are the smallest particle of a matter which cannot be divided further. तो ये एटम की डेफिनेशन बनी उस वक्त. लेकिन मॉडर्न टाइम में हम बात करें तो मॉडर्न टाइम में एटम की डेफिनेशन नई आ गई है. क्या आई है? सॉरी, नई डेफिनेशन कहती है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर which can take part in a chemical reaction. एटम किसी भी मैटर के वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. भाई आप एटम को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. वो एटम ही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे नाइट्रोजन का अपना एक एटम है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है. नाइट्रोजन अपने आप में एक एटम है, हाइड्रोजन अपने आप में एटम है. जब दोनों कंबाइन होते हैं तो दोनों एक नई गैस का फॉर्मेशन करते हैं जिसे अमोनिया कहते हैं. तो एटम्स ही आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनसे फर्दर मैटर आपका बन जाता है. इसलिए आप ये कहिए क्या कि एटम्स आर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर which can take part in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर सके वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है. तो इस तरह से एटम को लेके अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी और अपने अपने तरीके से इस एटम के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की. मैं आपको एटम की ये स्ट्रक्चर समझाऊं उससे पहले मैं एक थ्योरी आपको और बताना चाहूंगा, और वो है डाल्टन्स थ्योरी. डाल्टन ने जो बात कही मैं वो आपको क्लियर करना चाहूंगा. देखिए डाल्टन ने क्या कहा. वेरी फर्स्ट उन्होंने ये कहा एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, कि एटम क्या है? किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. सेकंड पॉइंट में अपनी थ्योरी में कहते हैं कि एटम्स ही आपस में मिलकर के क्या करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. आपके वो जो मॉलिक्यूल हैं अगर उनमें सेम टाइप के एटम्स का ग्रुप है तो आप उन्हें एलिमेंट्स कहेंगे. जैसे एक गैस होती है ओजोन, उसका फॉर्मूला होता है O3. तो देखिए इस ओजोन में क्या है? सभी एटम O के हैं. O के ही 3 एटम हैं जिन्होंने आपस में मिलकर क्या किया है? O3 या ओजोन का फॉर्मेशन किया है. एटमॉस्फेयर में गैस होती है नाइट्रोजन, फॉर्मूला होता है N2, यानी इसके फॉर्मेशन में केवल नाइट्रोजन के एटम्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये एलिमेंट्स है.
O3 ओजोन, N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स है क्योंकि इनमें सेम एटम्स के ग्रुप हैं। तो एटम्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। उन मॉलिक्यूल्स में सेम एटम्स का ग्रुप है तो उन्हें एलिमेंट्स कह देते हैं, और डिफरेंट क्या, जैसे आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला पढ़ा है CO2 वाटर, फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनके फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट एटम्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ डिफरेंट एटम्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो डिफरेंट एटम्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स को आप कह देते हैं कंपाउंड्स। यानी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं यही दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे, इन पार्टिकल्स ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। एटम्स ने आपस में मिलकर के क्या किया है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। और अगर मॉलिक्यूल में सेम एटम्स का ग्रुप है तो आप उसे एलिमेंट कहते हैं, और डिफरेंट एटम का ग्रुप है तो आप उसे कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें ये एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, एटम्स आपस में मिलेंगे और क्या करने वाले हैं, आपके लिए फॉर्मेशन करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो याद रहे वहां पर क्या होता है, कोई नए एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। मींस जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। क्यों? आपने ये दो एलिमेंट लिए और ये तीसरा एलिमेंट नया रिएक्शन में बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपने ये दो एलिमेंट लिए और ये फिर से रीशफल हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं और इनसे वाटर बन रहा है, तो वाटर में वही दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस वक्त किसी नए एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एक और चीज, डाल्टन की जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। कोल या कोयला होता है, उसमें एक एलिमेंट होता है कार्बन। जब उस कोल की बर्निंग होती है तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट के रूप में गैस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस कार्बन का एटॉमिक मास, हम एटॉमिक मास के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी हम समझने की कोशिश करें एक बार इस एग्जांपल के थ्रू ही। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास है 16, तो 2 का होता है 16 2 जा 32। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। तो इन दोनों रिएक्टेंट का टोटल कितना है 44। एरो के राइट साइड में जो होते हैं ना वो आपके प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप इसे देखिए, यहाँ भी वही कार्बन, तो इसका 12, 2 ऑक्सीजन है तो 2 का 32 और वापस से कितना 44। यानी जब ये केमिकल रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होगा कि वो इंक्रीज हो जाए, ना मास का लॉस होगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा कि उसका लॉस हो जाए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो डाल्टन थ्योरी इसको भी फॉलो करती है। ठीक है, साथ में डाल्टन एक और बात कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसको भी डाल्टन की थ्योरी क्या है, फॉलो करती है।
एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको भी डाल्टन की थ्योरी फॉलो करती है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि वाटर जिसका फॉर्मूला H2O है, आप इस वाटर को किसी भी सोर्स से गेन करें, रेन वाटर आ गया, आपका टैप वाटर आ गया, आपका ट्यूबवेल से मिलने वाला वाटर आ गया, आपने लेबोरेटरी में वाटर बना लिया, वाटर कोई भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 रहेगा। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि वाटर का सोर्स कोई भी हो, कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 रहेगा। तो इसको फॉलो भी करती थी हमारी डाल्टन की थ्योरी। तो इस तरह डाल्टन ने काफी सारे बेसिस रख दिए थे, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट से सर का ऑनर इनको दिया गया और इनको सर जॉन डाल्टन के नाम से जाना गया। तो इन्होंने पहली बार अपनी एटॉमिक थ्योरी देते हुए एटम को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, फिर बाद में पता चला माइक्रोस्कोप के आने से कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए ये डेफिनेशन इनकी जो थी ना फर्स्ट में कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको चेंज करके यूं कर दिया कि भाई एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल का ही नाम क्या रखा गया? एटम रखा गया। ये एटम कभी इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते, ये कभी फ्री स्टेट में रह नहीं सकते, इसीलिए एटम आपस में मिलके N के साथ मिलके N2, O के साथ मिलके O2, H के साथ मिलके H2, या कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके H2O बना लेते हैं। ये फ्री स्टेट में नहीं रहते। लेकिन इनर्ट गैसेस, जिनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, उनके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हीलियम सिंबल है He, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, इनको हम इनर्ट या नोबल गैसेस कहते हैं। इनर्ट नाम ही बता रहा है जो एक्शन ना करे, इनर्ट हो, किसी से रिएक्ट नहीं करे। तो ये नोबल गैसेस आपकी जो हैं ये इनर्ट होती हैं, और यही नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। इसलिए ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलेगी, ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलेगी, H2 के रूप में मिलेगी, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन H के रूप में आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिल सकती फ्री स्टेट में। लेकिन He आपको He2 के रूप में नहीं मिलेगी, ये आपको एटॉमिक रूप में मिलेगी। तो ये एक्सेप्शन है जहां एटम आपको फ्री स्टेट में भी देखने को मिलता है। तो ये आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है, लेसन है, उसका इंट्रोडक्शन सीखा कि भाई एटम क्या है, एटम वर्ड कहां से आया, एटम की सर जॉन डाल्टन ने क्या डेफिनेशन दी, क्या डाल्टन थ्योरी उन्होंने दी, उसमें क्या चेंजेस बाद में करते हुए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम हमने बनाई। अब इस एटम की स्ट्रक्चर को लेके अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए, और उसमें सबसे पहले आए थॉमसन, जिन्होंने एक मॉडल दिया प्लम पुडिंग मॉडल। फिर आए रदरफोर्ड, और उन्होंने भी अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक अपना जो है मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 2 जब मैं आपके पास लेके आऊंगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोनों हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप एटम की जो बेसिक नॉलेज है उसे थोड़ा सा पढ़िए, सुनिए, और फिर हम नेक्स्ट लेसन में, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपने आप को कनेक्ट करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।